प्यारे साथियों, हमने जैसा कि कल कहा था कि जो माइनर लॉ पे सिंगल हमारी क्लास थी, 6 क्लास पूरी हो गई थी और हमने ये भी कहा था कि इसके बाद वो क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बच्चों को लैंडमार्क जजमेंट दे दिया जाए। भाई, वो आपके काम आ सकता है अगर उस लैंडमार्क जजमेंट जो एकदम करंट अपडेट जजमेंट है 2018 से 22 के बीच का है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप ही लोगों के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में भी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज से कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मतलब समझ लीजिए 12, 13, 14, 15 पाँचों दिन भले आप वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो, मोबाइल तो साथ में रहेगी ही। चट से खोला, 10 मिनट में पूरा देख लिया और संयोग से दूसरे दिन वो केस काम लायक आ गया है, तो इसका उपयोग आप कर लेंगे। और हाँ, एक बात और कहनी थी, वो ये कि जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देखते हैं वो लाइक तो करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। लाइक करने वालों की संख्या लगभग नियर अबाउट 15-20 तक जाती है, लेकिन आप लोग कमेंट भी करिए कि आपको कैसा महसूस होता है। कमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके समझने के जो स्तर की बात है उसका पता चलता है कि आप उसमें क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 तारीख को लगभग रात 9 बजे, उसी ठीक टाइम बिहार कमीशन ने आप लोगों के जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं मुख्य परीक्षा वाले, उसमें जो दिशा निर्देश हैं उसका पूरी सावधानी से अनुपालन करना, कायदे से पढ़ लेना। अभी भी जस्ट ग्रुप में डाला भी गया है, किसी अन्य अधिवक्ता अनुज ने डाला है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। आप मेंस में कुछ बहुत अति विशिष्ट करने के चक्कर में वो जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, वो आप उसकी सावधानी, उसको मतलब जब पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। पढ़ लेना, इसी माध्यम से मैं आपको संसूचित कर दे रहा हूँ। तो आइए आज पहला केसला हम लोग लेते हैं। केस का नाम है निपुण सक्सेना एंड अनदर्स और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच की पीठ ने, वहाँ सिंगल बेंच का सवाल नहीं है, न्यायमूर्ति थे महोदय मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ थी। समझ रहे हैं। इसमें इस लैंडमार्क जजमेंट में कुछ गाइडलाइन दी गई। किस संदर्भ में? अब देखिए, मैंने ये केस ला क्यों चुना। हो सकता है हमारा ये वीडियो जो देखते हैं या जो जिनके पास जाएगा ऑलरेडी ये केस ला पढ़े हों। हो सर, वही केस ला पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप केवल जानते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नसीबे नहीं होता, वो सेलेक्ट होके निकल जाते हैं पुराने केस ला के आधार पर। तो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो स्किप कर दीजिए भाई, यही कहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप जानते हैं तो पूरी दुनिया जानती है। टीचर का मतलब क्या है कि जो पीछे क्लास में बैठा हुआ बच्चा है वो, और जो टॉपर चल रहा है वो, सबका ख्याल रखे। तो हम उसी अनुक्रम में ये केस लाए हैं, निपुण सक्सेना वर्सेज एंड अनदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस केस ला की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 32 में दिमाग लगाइए, आर्टिकल 32 में कैसे उपयोगी होगा। अभी जब मैं ब्यौरा बताऊंगा तो लास्ट में यहां आऊंगा, ठीक है। पॉक्सो एक्ट जो बिहार में है, माइनर लॉ में है ना एक पॉक्सो एक्ट, वहां भी उपयोगी है। और आईपीसी में ये 228A कैपिटल ए जो सेक्शन है, या रेप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 228A आप डालकर इस केस लॉ को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके कौशल पर निर्भर करेगा। इसमें जो भी केस था उसके तथ्यों पर नहीं जाते। इसी केस लॉ में जो गाइडलाइन दी है 10, मैंने देखिए 10 पॉइंट 1 2 3 4 करके 10 तक है।
ये 10 पॉइंट में पढ़ के बताने जा रहा हूँ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको समझाता चलूँगा। आप ध्यान देना, इसकी जान, इस गाइडलाइन, इस केस की इम्पोर्टेंस किस हद तक है, किस स्तर तक है, आप खुद जान जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या हुआ था, एक चीज एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए। ये केस ला बलात्संग से पीड़ित महिला, पुरुष नहीं, बलात्संग से पीड़ित पुरुष भी हो सकता है, गे भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना, नवतेज सिंह जौहर वाला केस। हम यहां बात सिर्फ कर रहे हैं पीड़ित महिला। हमारे साथ अगर चले और हमसे जुड़े तो हम आपको बताएंगे कानून पढ़ा कैसे जाता है। आपकी आदत में ये शुमार हो जाना चाहिए। अगर रेस लिए तो गलती किए। ये कवि सम्मेलन नहीं है, ध्यान रखना, ये शेरो शायरी का विषय नहीं है। एक एक शब्द पे अनर्थ, महाअनर्थ और बहुत बड़ी विजय हो जाती है। इसलिए कानून में सारा खेल शब्दों की व्याख्या का, अन्यथा डिफिनीशन क्लॉज क्यों बनता भाई? शब्दों को ही तो परिभाषित करती है लॉ। तो आप यहां देखिए क्या है इस केस में, बलात्संग से पीड़ित महिला की पहचान गुप्त रखने के संबंध में दिशा निर्देश। यानी जो पीड़िता है, याद कीजिए निर्भया, निर्भया उसका नाम नहीं था उस लड़की का, उस लड़की का ओरिजिनल नाम कुछ और था, लेकिन निर्भया नाम एक काल्पनिक नाम रखा गया और उसी से उसके बारे में संबोधित किया गया। मीडिया वालों ने, सगरो जहान ने उसी से उसको जाना। ठीक है, दामिनी एक मूवी आई थी जिसमें जिस अभिनेत्री ने उसमें भूमिका निभाई है, उसमें ये रेपिस्ट पीड़िता का भूमिका निभाई है, और उसमें उससे जो उस तरीके से सवाल जवाब होते हैं उसको भी ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें, जब भी आप रेप से जुड़े हुए मैटर को डील कर रहे हों, चाहे वो 375 हो, 76 हो, 77 हो, समझ रहे हैं, इन सारे सेक्शन के पॉइंट पर इस बात का, यानी आईपीसी के, ध्यान दीजिएगा मैं कौन सा सेक्शन नंबर बोलने जा रहा हूं, आईपीसी का सेक्शन 228 का कैपिटल ए, समझ रहे हैं, ये क्या है, बलात्संग पीड़िता की पहचान प्रकट करने पर दंड का प्रावधान करता है। पीड़िता की पहचान प्रकट करने पर दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत कई बार एग्जाम में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा भी आप समझेंगे, जो पूरा 10 पॉइंट पढ़ लिया जाएगा। पहले नंबर पर, कोई भी व्यक्ति, इक्का दुक्का नहीं, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पीड़िता का नाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, जब आप इसको लिखेंगे एग्जाम हॉल में तो ये तीनों लिखेंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, तीनों में। और इसके अलावा मीडिया का जो भी वर्ग आता है सब में मुद्रित, एक अलग शब्द है, और प्रकाशित। मुद्रित अलग शब्द है, प्रकाशित अलग शब्द है। उसको ऐसा मत समझना कि कम मान के सटा के लिख दिया, नहीं, दोनों शब्द लिखिए। नहीं कर सकता, इसकी व्याख्या कर दूं क्यों नहीं कर सकता। हमारे यहाँ रूढ़िवादी समाज है, बच्चियों को हमेशा पर्दे में रखा गया है। उनके शादी के लिए, मतलब कहते नहीं कि जिस बच्ची की शादी नहीं हो पाई उसका जीवन व्यर्थ रहा, पुरुष के भी लिए ही है। शादी एक आवश्यक संस्कार है और शादी के लिए सामाजिक मान्यता है, जो चरित्र की परिभाषा हमने गढ़ रखी है, समझने की कोशिश करिए।
वो सारा दारमोदार हमने लड़कियों पे, अपने बच्चियों पे डाल रखा है। हमें अफसोस होना चाहिए इसका। कितने स्लोगन, कितने सूक्तियाँ, कितने उपवाक्य, कितने व्यंग बाण शब्दों के पुरुषों को दुत्कारते हैं, लेकिन पुरुष है कि मानता नहीं। क्यों? हमारा पूरा भारतीय समाज उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक पितृसत्तात्मक है। वो जमाने गए जब 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता में हमारी माता जी की शक्ति, यानी मातृ शक्ति, मातृ सत्तात्मक समाज था। वो जमाना गया जब पांडु की शादी हुई थी, उसके पहले महाभारत कालीन, उसके पहले। आज पितृसत्तात्मक है। तो उसका नतीजा क्या है? चरित्र का डिफिनीशन हम स्त्री से करते हैं, अपनी बहन बेटी से करते हैं। मतलब अगर उसके नाम में दाग लगा, ये किसी को पता चल गया कि इसके साथ किसी ने इस तरीके से संबंध बनाए थे जबरदस्ती, उस लड़की से शादी कोई ना करेगा। आज के बदले जमाने में जो परिस्थितियां हैं, आप समझ जाइए, विधवा औरत भी शादी करने के लिए अनुमन्य है। विवाहिता है, वो दूसरे मर्द से शादी करना चाहती है, कानून मदद करता है। आप ये देखें, उसके कई बच्चे हों, वो पहले को डाइवोर्स लेकर के दूसरे से करना बिल्कुल अनुमति है। मतलब कानून की लचर व्यवस्था, इतने रिगिड व्यवस्था के विपरीत किस तरीके से आगे बढ़ी है और किस तरीके से समाज के ताने, व्यंग, बाण वो झेली है, वो व्यवस्था ही जानती है। और उसको अग्रगमित करने में, उसको आगे करने में किसकी भूमिका है? हमारे न्यायमूर्ति महोदयों का। ये निर्णय ऐसे मत समझना कि निर्णय आ गए, अरे इसी पे तो पुलिस एक्शन लेती है भाई, और नहीं लेगी तो वो अपने नौकरी से जाएगी। एसपी साहब, एसएसपी साहब, आईजी, डीआईजी, डीजीपी साहब कितनों रूढ़िवादी हों, ये अलग मैटर है कि अपने लड़की की शादी के संदर्भ में उनके कितने विचार हों, लेकिन फॉलो तो भैया करना पड़ेगा लॉ। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मतलब वो मजाक नहीं कर सकते। गुंडागर्दी नहीं चल सकती, वहाँ पुलिसिया ताकत नहीं काम करेगी कि किसी के बच्ची के नाम का साथ, हमारी बच्ची नहीं है तो क्या है, किसी की तो है, उसका नाम मीडिया में नहीं देख सकते। उसका मात्र वजह है प्रोपोगंडा, समाज में उसके वैवाहिक जीवन का पूरा सत्यानाश। इसी को बचाने के लिए ये 10 लाइन दिया है और कोई कारण नहीं था। इसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों को ये अंदर तक बात कितनी धंसी है, भी एक एक शब्द ध्यान से सुनना। कोई नहीं देगा, पहला पॉइंट खत्म। अगर बाय द वे बलात्संग के दौरान पीड़िता की डेथ हो चुकी है, जैसे निर्भया वाले प्रकरण में अंततः हुआ गया था, अगर पीड़िता मर गई या विकृत चित्त हो गई, आईपीसी 84, ठीक, मैकनाटन वाला बाद अवस्था में है, तो पीड़िता के सह संबंधी, माता पिता, भाई, जिसकी संरक्षक है, द्वारा अधिकृत करने के बावजूद, क्योंकि अब मर गई तो उसकी तो शादी हो नहीं सकती, समझना, वो लोग गार्जियन कह भी दें कि अच्छा ठीक है भैया अब नाम बताइए, फलाना नाम था उसका, मान लीजिए कमला नाम था, कमला नाम की लड़की थी और उसके साथ ऐसा हुआ, वो उसकी डेथ हो गई, तो उसके गार्जियन, उसके माँ बाप भी अगर ये कह दें, उनके अधिकृत, ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा अधिकृत करने के बावजूद शब्द यहां लिखा है, और हम ये जो लिखे हैं, हम न लिखे हैं, ये आर्डरवा में है। इस केसला को गूगल पे सर्च करके हिंदी अनुवाद कर लेना, यही निकलेगा, और दूसरा निकलेगा तो गिरी जी हैं, आपके भद्दे कमेंट को सुनने को तैयार हैं, समझ रहे हैं। तो यहां बावजूद शब्द लिखा है, यानी अगर माँ बाप कहें भी तो भी प्रकट नहीं किया जा सकेगा। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। मतलब आप सोचिए, रिश्तों में माँ बाप नजदीक हैं, न्यायमूर्ति महोदय, न्यायमूर्ति महोदय का ब्लड रिलेशन मिलता है उस बच्ची से जिसके साथ जुर्म हुआ, मर गई, लेकिन कानून किस पर फेथ कर रहा है? न्यायमूर्तियों पर। आपका पद कोई साधारण पद नहीं होता, आप जिस सेवा में जाने वाले हैं विभजन अधिकारी बनकर, अपनी गरिमा खुद की जाती है। आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं, सोचिए कानून की ताकत, कि वो न्यायमूर्ति महोदय कह रहे हैं कि वो माँ बाप कहें भी तो भी प्रकट नहीं किया। कब तक ऐसा नहीं किया सकेगा? जब तक ऐसा करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां ना हों,
मतलब किसी लालच में आकर के भी माँ बाप, ऐसा जमाना चल रहा है कलयुगी कि पैसा मोटा मिल गया सरकार की तरफ से तो नमवा जा आप क्या कहाँ का बियाह गवन करेगा, कौन चिंता बा। छोटी बस्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में तो और कम दायरा होता है फेम का, उनके परिवार के नाम वाम का। तो वहाँ ये हो सकता है कि पैसा मोटा मिल गया, उनको चिंता परवाह नहीं, वो केस करने नहीं जाएंगे, नाम दे दिया और नाम प्रचार हो रहा है फला नाम की लड़की के साथ ऐसे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, ये तब तक नहीं रिलीज होगा, तब तक उसका नाम नहीं दिया जा सकेगा ऑन मीडिया के लिए, जब तक वो सरकमटेंसेज गवाही न दे कि अब उस नाम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। समझना। और ये परिस्थितियां की डिपेंडेंसी, ये परिस्थितियां कौन तय करेगा कि कब वो परिस्थिति आई है कि अब नाम दे दिया जाए। ध्यान देना, एडीजे साहब को सत्र न्यायाधीश, ये कुर्सी बड़ी दमदार है। जूनियर डिवीजन से रिटायर होने तक यहाँ पहुँचेंगे, ध्यान रखना। इक्का दुक्का को छोड़कर, इक्का दुक्का ऐसे हैं जो यहाँ भी क्रॉस कर जाते हैं, डीजे तक जाते हैं। इन पर भार रोपा, इन पर विश्वास किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये डिसाइड करेंगे कि अब वो परिस्थिति आ गई है। कैसे डिसाइड होगा? ये माँ बाप आवेदन लगाएंगे, माँ बाप का वकील सेशन कोर्ट में आवेदन लगाएगा कि सर ऐसे ऐसी बात थी या डेथ हो चुकी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में नाम हमारा इस बच्ची का मांगा जा रहा है, क्या आप उचित समझते हैं? तो उस पूरे ब्यौरे को सत्र न्यायाधीश देखेगा और उसके बाद ही वो जब कहेगा तभी वो रिलीज हो पाएगा, यानी तभी वो नाम मीडिया में आएगा। ज़रा ध्यान दीजिए, जो दूसरे के घर में आग लगने का मजा लेते हैं, जहां घटना होती है आजू बाजू तो जान ही जाते हैं, ये भी आप जानते हैं व्यवहारिक सच्चाई, समझ रहे हैं। उनका सोचिए वो किस प्राणी की, वो किस लेवल के आदमी हैं जिनको ये मजा आता है नाम उछालने में। एक इतना सबसे सम्मानित ऊपर उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति, उसके दिमाग में ये चल रहा है, और एक उस सड़क छाप का सोचिए जो मजा ले रहा है। आप भी खुद सोच लेना, आप भी कहीं किसी का मजा तो नहीं लिए हैं, किसी का नाम उछालने में मजा तो नहीं आया है, बच्ची का, बहन बेटी का, या जानने में इंटरेस्ट तो नहीं रहा है, जरा उसका असली नाम पता करो। ये इंटरेस्ट बहुत खतरनाक है। जो इंटरेस्ट आप दूसरे में दिखा रहे हैं, पहले अपने पर ध्यान दीजिएगा। आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट, सभी प्राधिकारीगण। ये प्राधिकारीगण कौन है? जो पुलिसिया डिपार्टमेंट से आईओ जिनको कहते हैं आप, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, सारी जांच एजेंसियां, ईडी सीडी पीडी जितनी है, सीबीआई, सब, उसमें जितने अधिकारी, सबको कह रहा है, सभी प्राधिकारीगण जिन्हें अन्वेषण संस्था, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ गया ना, सब मैंने नाम ले लिया, या न्यायालय के द्वारा पीड़ित का नाम प्रकट करने की अनुमति प्रदत्त है। यानी अगर सीबीआई ने अथराइज कर रखा है या किसी को कोर्ट ने अथराइज कर रखा है और वो प्राधिकारी है, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हो, चाहे जनरल पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, अगर उसे अथराइज कर रखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट रोका। वह भी, यहां देखना, हम हट जाएं, कायदे से पढ़ लेना, वह भी पीड़ित का नाम पहचान गुप्त रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए, अब यहां से मैं कॉलम बदल दे रहा हूं समझने के लिए, समझना, सिवाय न्यायालय की सील कबर में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। यहां ऐसे ब्रैकेट बंद कर देता हूं, यहां से ब्रैकेट लगाया हूं, यहां ब्रैकेट बंद कर दिया हूं। इन जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका काम होता है ना, जो उसमें उस बच्ची का जो कुछ बिसरा रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट है, पूरा ब्यौरा तो रहता है, नाम भी पूरा जानते हैं, वो रिपोर्टवा सील बंद कबर में जो लेके अधिकारी कर्मचारी जाएगा, वो यही देख समझ जान ले, यहीं तक प्रकट कर ले। इसके सिवाय किसी भी तरीके से
किसी भी तरीके से प्रकट ना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात ये जो 228 ए है, ये गरज कर चमक कर चढ़ बैठेगी किस पर? इन्हीं पुलिस विभाग के अधिकारियों की अगर रिपोर्ट के भेजने के सिवाय कहीं भी उस नाम को लीक किया। समझ रहे हैं? हमारी भावभंगिमा भी कायदे से देखिएगा। हम अगर पुलिस डिपार्टमेंट होते तो क्या करते? देखिए इधर आईपीसी की धारा, चौथा पॉइंट पढ़ रहा हूं, आईपीसी की धारा 228 का कैपिटल ए का 2 का सी, ये ध्यान से देख लेना चौथे पॉइंट पर, के अंतर्गत चाहे वो पीड़िता डेथ कर गई हो या विकृत चित्त हो, पीड़ित के निकट संबंधी द्वारा किसी आवेदन पत्र पर तब तक सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा जब तक किया जा सकेगा, यहां होगा किया, छूट गया है वर्ड, किया जा सकेगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि परिस्थितियों को डिसाइड करने के लिए माँ बाप को आवेदन करना पड़ा। क्या वो परिस्थिति आ गई है कि नाम दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट चौथे पॉइंट में कह रहा है जब तक हमारे निर्देशानुसार, आगे मैं पढ़ दूं, जब तक हमारे निर्देशानुसार कोई गाइडलाइन ना बना लिया जाए। पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य। तो राज्य जब तक मेरे दिशा निर्देश अनुसार कोई गाइडलाइन नहीं बना लेता, तब तक वो परिस्थिति का पहचान सेशन कोर्ट करती रहेगी। जिस दिन ये गाइडलाइन बन गया, उस दिन सेशन कोर्ट की पावर भी कटकुट। आई बात समझ में? फिर उनकी पावर भी खींच ले रहा है सुप्रीम कोर्ट। केवल उनको छूट कहां तक है? जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन तैयार नहीं कर लेती। किसके संदर्भ में? रेप पीड़िता महिला के पहचान को प्रकट न करने के संबंध में। अब आइए 5वां पॉइंट। आईपीसी की धारा 376 खूब परिचित है। 376 का पुरानी है, का खा नई है। 376 खा पुरानी है, गा पुरानी है, घा पुरानी है, घा का नई है, घा खा खई है नई है, और अंगा पुरानी है। इन सारी धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो जब आप इसको लिखेंगे कि ये गाइडलाइन दिया है तो ये सब लिखेंगे, सेक्शन छोड़ेंगे नहीं आपको। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधों से संबंधित एफआईआर को, जो इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे पॉक्सो में दर्ज हो चाहे इसमें, इन एफआईआर को जन सामान्य के अवलोकन के लिए ना रखा जाएगा। एविडेंस का सेक्शन 73(4) कुछ याद आ गया? पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं किया है। सोच लीजिए सुप्रीम कोर्ट का चाबुक, और कितना बेहतरीन लॉ पढ़ते हैं न्यायमूर्ति महोदय लोग। गाइडलाइनिया से, मात्र इस 10 लाइनिया से गहराई पता चलती है बुद्धि की। वहां रोका, वहां जैसे कहते हैं कि कोई पानी लीक कर रहा है, कहां कहां बंद करें, तो यहां भी, यहां सबसे ज्यादा संभावना यहीं से होती है लीक होने की। तो कह रहा है एफआईआर जो है वो आम पब्लिक नहीं देख सकती। अगर इस मामले में दर्ज हुई है, रेप के इन धाराओं में और पॉक्सो एक्ट का मामला है, तो वो एफआईआर की नकल कोई नहीं पा सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो यही केस ला दिखा करके 228 ए में रपट दीजिए उसे, आ जाए अकल ठिकाने। समझे? और देखिए, मान लीजिए सेशन कोर्ट में वो महिला न मृत हुई न विकृत चित्त हुई, उसने ट्रायल में उसके मुताबिक जजमेंट नहीं हुआ, और वो बेचारी, वो पीड़िता जो है, वो अब 372 सीआरपीसी में अपील करना चाहती है। तो हाई कोर्ट में जो बंधु वकील जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के सामने जब ये केस आता है तो उसमें आवश्यक मेमोरेंडम भरना पड़ता है। अपील जानते हैं ना, अपील का प्रोविजन। उस मेमोरेंडम में वो जो याची होता है
यानी वादी प्रतिवादी तो आप समझ ही रहे हैं। जो पक्षकार अपील करेगा, पीड़िता अगर अपील कर रही है तो उसको एक पक्षकार के तौर पे तो रखा जाएगा, उसमें नाम लिखना पड़ेगा ना। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि उस अपील में पहचान प्रकट करना अनिवार्य नहीं होगा। ये ब्लॉकेज बंद, ये ब्लॉकेज बंद, ये ब्लॉकेज, यानी अब तक सुप्रीम कोर्ट 6वां ब्लॉक बंद कर चुका है। आप इससे समझें, किसी भी बच्ची का नाम जो इस अपराध इस प्रकार से पीड़ित है, कितना संवेदनशील मुद्दा है, और किसी को खाली खीस निपोरना आता है। 7वां देखिए, पुलिस ऑफिसर व कर्मचारी उन सभी दस्तावेजों को सील्ड कवर रखेंगे। दायित्व भी सौंप रहा है सुप्रीम कोर्ट 7वें पॉइंट में। पुलिस ऑफिसर और कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी ज़्यादा उसके डॉक्यूमेंट के आसपास रहते हैं, ऑफिसर कम, इन पर दायित्व है कि उसको सील कवर में रखेंगे। केवल काल्पनिक नाम मीडिया में जाएगा। जो व्यवहारिक सच्चाई आप निर्भया कांड में देखते हैं, निर्भया निर्भया निर्भया, उसको इस गाइडलाइन के द्वारा एक मजबूत स्तंभ के तौर पर ला बनाने के लिए निपुण सक्सेना एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, माननीय न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता सर ने ठोस गुंबद बना दिया। अब ये आगे चलकर जब गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की आएगी, 19 का आर्डर है, किसी स्टेट में ये बन भी गया हो ताजुब नहीं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। काल्पनिक नाम मीडिया में जाएगा। 7वां पॉइंट, 8वें पे आइए। पॉक्सो एक्ट, अभी हम जब पॉक्सो एक्ट की क्लास आप माइनर वाली ले रहे थे तो उसमें समझाए थे ना कि इसमें स्पेशल कोर्ट होती है, उसमें स्पेशल जज होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वो स्पेशल जज के सहमति से एक प्रॉब्लम हमने समझाई थी, याद करिए। और ना याद हो तो वो पीछे वाला पॉक्सो एक्ट वाला एक का प्रॉब्लम डील किया हूँ, जरूर देख लेना मेरे इस वीडियो में सुनकर। उसको देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि स्पेशल जज की सहमति जरूरी होती है। अगर वो सहमत हो जाए तो वो पीड़ित बच्चा जिसके साथ पॉक्सो एक्ट में घटना हुई है उसका नाम उजागर किया सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की निगाह वहाँ भी है। देखिए 2012 का एक्ट है, और क्या कह रहा है, पॉक्सो एक्ट में स्पेशल जज के सहमति के सिवाय जो कि उसके हित में हो वो पॉक्सो एक्ट भी कहता है। यानी छुट्टा साड़ ना है जज साहब, उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे के हित में हो तभी वो सहमति देंगे, तो वो उसके हित में हो और नाम प्रकट ना किया जाएगा। यानी जो पॉक्सो एक्ट कहता है उसको हस्ताक्षरित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इसमें 8वें पॉइंट में। 9वां, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 1 वर्ष के भीतर, आर्डर 1 का है 2019 का, सुप्रीम कोर्ट 9वें पॉइंट में कह रहा है 1 साल के अंदर प्रत्येक जिले में एक विश्राम केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में एक विश्राम केंद्र क्यों बनाए, जहां ये पीड़िता के लिए एक स्पेशल जोन में रखा जा सके अगर ये प्रॉब्लम आए। इसके भी आवश्यकता को ध्यान में देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने किस तरीके से ये एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया। और आखिरी, निर्णय की एक प्रति सभी राज्यों के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रारों को प्रेषित किया जाए। क्यों? जिससे हाई कोर्ट लोअर जुडिशरी के माध्यम से रेगुलेट करा सके इस 10 सूत्रीय दिशा निर्देश को। कानून हवाई नहीं है। जरा सोचिए, हमें लगता है आधा घंटा हो गया होगा, हम तो देख नहीं रहे हैं कितना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आत्मा आपकी जो है अंदर तक हिलनी चाहिए। अगर नहीं हिलती है तो आप गजबे मानो हैं। लेकिन अधिवक्ता होने के साथ साथ संवेदना भी होनी चाहिए। न्यायमूर्ति बने, लीगल एडवाइज़र बने, अभियोजन अधिकारी बने, कुछ भी बने, अगर जुडिशरी से कनेक्ट हैं तो आप में सबसे ज़्यादा भीतरी
अंतरात्मा में संवेदनात्मक भाव होना चाहिए, तब आप ला के मर्म को समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल किसी नए केस ला पर। जो हमारा ये वीडियो बिल्कुल अभी अभी देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। सत्यमेव जयते।